नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर जब एक पेशेंट को पता चलता है कि उसके ब्लॉकेजेस है तो उसके मन में भय पैदा होता है कि कहीं अभी बाईपास या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ सकती है। तब वो सोचता है कि कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स मिल जाए तो अच्छा रहेगा, सर्जरी को कैसे अवॉइड करना ये सोचता है, और साथ साथ में उसके परिवार के लोग भी डिस्टर्ब रहते हैं बिल्कुल। लेकिन माधोबाग पिछले 17 सालों से कंसिस्टेंटली 10 लाख से अधिक पेशेंट को सफलतापूर्वक इलाज कराए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ओबेसिटी, हार्ट, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के ऊपर मात देके सफल हुआ है। ये कैसे हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे, और आज का हमारा विषय रहेगा राइट टाइम पर राइट डायग्नोसिस, और राइट डायग्नोसिस के कारण राइट ट्रीटमेंट कैसे सफलता की तरफ ले जाता है। ये आज बताएंगे हमको डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सरबेरे, जो माधोबाग क्लिनिक चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं और वहाँ से अपना अनुभव सुनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, मैं जैसे बता रहा था कि ब्लॉकेज का डर रहता है लोगों के मन में, और उसके कारण हो सकता है शायद फैमिली भी डिस्टर्ब रहती है। इस ब्लॉकेज के बारे में आप क्या जानते हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता कि हम एक पेशेंट का मनोगत सुन ले और उसके आगे फिर बढ़ेंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम पांडुरंग देवबाज यादव, मेरा उम्र है रनिंग 71। मुझे थोड़ा डायबिटीज़ का हार्ट का प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं थोड़ा एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लिया। वो लोगों ने बोला था टीडी को करो, एंजियोग्राफी करो, लेकिन मैंने माधोबाग का जाहिरात पढ़कर पेपर में, मैं माधोबाग में इधर वसंत विहार में एक क्लिनिक में आया। वहाँ मुझे हार्ट के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिला। वो जो मेरा पहला जो गोली था डायबिटीज़, वो यूरिक एसिड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और बीपी का, ये सब गोली बंद हो गया। अभी मैं इतना अच्छा है, पहला मुझे जीना बीना कुछ चढ़ने को नहीं आता था, अभी मैं खुशी से जीना चढ़ता है, 8-8 माला चढ़ता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बहुत तंदुरुस्त है, और ये इसके लिए मैं माधोबाग को सब मेरा ये देता है कि वो लोगों ने मुझे ये सब बीमारी से मुझे अच्छा किया है, और लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। हार्ट का और डायबिटीज़ का माधोबाग का में ट्रीटमेंट लिया तो ज़रूर ये हो जाएंगे। मैं सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि उसने ज़रूर इनका लाभ लेना चाहिए। स्वागत है सर आपका। अक्सर हम सुनते हैं पेशेंट्स के बारे में कि इनको 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, और ये किसी को 70% ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉकेजेस रातों रात बन जाते हैं सर? एक्चुअली 70%, 80%, 90% ये जो ब्लॉकेज होते हैं ये रातों रात नहीं बनते हैं। हाँ। 80%, 90% ब्लॉकेजेस बनने के लिए सालों लगते हैं। ब्लॉकेज की निर्मित होना, ब्लॉकेज की उत्पत्ति होना हमारे शरीर में, ये रिसर्च कहता है कि ये चाइल्डहुड पीरियड से होता है। उम्र के 16 साल 18 साल के बाद में इसकी निर्मित शुरू होती है, प्लैक फॉर्मेशन शुरू होता है। अगर उस प्लैक के, उस ब्लॉकेजेस के अनुकूल हमारी अगर जीवन शैली कंटिन्यू रही, हमारा लाइफस्टाइल उसी दौरान उसी के अनुकूल शुरू रहा, तो हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस की जो निर्मित है, ब्लॉकेजेस की निर्मित तो होती है, उसमें वृद्धि होना शुरू होती है। और एक समय ऐसा आता है जब एज पर रिसर्च ऐसा कहता है कि 70% ब्लॉकेज होने के बाद ही हमको कुछ सिम्टम नज़र आते हैं, तब तक हमको उसके लक्षण भी नज़र नहीं आते। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्लॉकेज की निर्मित होना ये रातों रात बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ये गलतफहमी लोगों की। हाँ, ये गलतफहमी है, और ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है जिसको हम क्रॉनिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके अंदर जैसे एक बार कुछ ब्लॉकेजेस की निर्मित शुरू हो गई, ब्लॉकेज की निर्मित शुरू होने के लिए हमारी जो खून की नलियाँ है अंदर से खुरदरी होना, अंदर से डैमेज होना ज़रूरी है। और उसके लिए जो पर्टिकुलर रीज़न है खून की नली को डैमेज करने वाले, उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो डायबिटीज़ के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, जो पेशेंट मोटे हैं यानी मोटापा है, ओबेज है, जो पेशेंट के शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ी है, एलडीएल, उन रुग्णों में, उन मरीज़ में ब्लॉकेजेस की निर्मित होना शुरू होती है। और उसके अनुकूल हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस शुरू रही, लाइफस्टाइल शुरू रहे, तो ब्लॉकेजेस बड़े मात्रा में 70%, 80%, 90%, 100% तक भी बढ़ सकते। ये क्रॉनिक प्रोसेस है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन गड़बड़ी है तो प्रॉब्लम आ सकता है, साथ साथ में डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमने ये सब चेंज कर दिया, डाइट पैटर्न चेंज किया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, तब हो सकता है धीरे धीरे
ख़त्म हो जाए। खत्म हो सकता जी, तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो आपको सिर्फ एक मिस कॉल देना है माधवबाग डॉक्टर्स के पास। एक्सपर्ट्स आपकी सलाह के लिए तैयार रहेंगे। नंबर है जो अभी फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 02248930202। सर, ब्लॉकेज की बात कर रहे थे हम, तो ये ब्लॉकेज जिसको हो गया तो वो उसके मन में एक भय रहता है कि मुझे हार्ट अटैक हो सकता है। ये कहाँ तक सच है? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? हमारे खून के नलियों में ब्लॉकेज की निर्मित होना, ब्लॉकेज होना और हार्ट अटैक आना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इन दोनों का डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही है कि ब्लॉकेज के कारण हमारे हार्ट के तरफ जो खून का बहाव होता वो थोड़ा कम हो सकता, लेकिन ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक आता ये सच नहीं है। हमारे शरीर में जो ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं वो चर्बी का एक जमावड़ा रहता है, चर्बी जमा होती है जहाँ पर हमारी खून की नली अंदर से डैमेज होती है वहाँ पे। मगर हार्ट अटैक आना ये टोटली डिपेंड है हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन पे, जिसको हम खून की गुठली बोलते हैं। हमारे शरीर के खून की नली में जब तक खून की गुठली जमा होके हार्ट की तरफ जो खून का बहाव हो रहा है वो पूरी तरह रोक नहीं लेती, तब तक हमको हार्ट अटैक नहीं आता। मगर ब्लॉकेजेस ये हमारे शरीर में हम जो खाना ले रहे हैं उसमें से जो चर्बी जमा हो रही है, हम अगर जितना यूज़ कर रहे कैलोरी उससे ज़्यादा कैलोरी का खाना खा रहे हो तो हमारे शरीर में वो एक्स्ट्रा जो कैलोरी जमा रह रही है वो चर्बी के रूप में रहती है और धीरे धीरे वो चर्बी हमारे खून की नली में जमा होना शुरू होती है, जिसके कारण हमको ब्लॉकेज होते हैं। मैं भी बता रहा था कि ब्लॉकेजेस तैयार होना ये सालों गिनती प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, जिसको हम क्रॉनिक प्रोसेस बोल सकते हैं। मगर हार्ट अटैक आना ये चंद मिनटों का काम है। हमारे शरीर में खून की गुठली बनना और हमको हार्ट अटैक आ सकता है। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई व्यक्तियों को हार्ट अटैक आ गया, वो व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर उसको हार्ट अटैक का इलाज करते हैं, उसके बाद में एंजियोग्राफी करते हैं, पता चलता है 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज है। तो यह ब्लॉकेज हार्ट अटैक आया तभी तैयार हुए क्या, या फिर हार्ट अटैक आने के उस क्षण पे तैयार हुए क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। ब्लॉकेज चर्बी के होती है और हार्ट अटैक खून की गुठली से आता है। हमारा शरीर में जब हार्ट अटैक आता है तो वो इमरजेंसी सिचुएशन तैयार होती है, लेकिन ब्लॉकेज से कोई भी प्रकार की इमरजेंसी खड़ी नहीं करती है। ये क्रॉनिक डिसीज, भले वो 90% ब्लॉकेज क्यों ना, 100% भी रहे तब भी उससे इमरजेंसी सिचुएशन पैदा नहीं होती। वो क्रॉनिक डिसीज़ है, उसके सिम्टम मिल सकते हैं लेकिन इमरजेंसी नहीं। आपने एक शब्द कहा सर, हार्ट अटैक, इस पर से याद आया कि डिफरेंट टर्म्स है लेकिन कंफ्यूजिंग है। जितने हार्ट के एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे मैं सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, ये ज़रा आप समझाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं भी कह रहा था कि सबसे पहला हार्ट अटैक, हमारे शरीर के खून के नली के अंदर खून का एक गुठली तैयार होना, जिससे हार्ट के मसल के पर्टिकुलर एरिया पे खून का बहाव पूरी तरह बंद होना, इस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर एरिया के मसल्स डैमेज हो सकते हैं। हार्ट फेल्यूर ये दो प्रकार के होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट। क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर ये सिचुएशन कैसी है कि हमारे शरीर के हार्ट को जितना ऑक्सीजन का बहाव चाहिए, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उतनी अगर पूरी तरीके से मिलती नहीं होगी तो हार्ट के मसल चाहिए उतने आकुंचन प्रसारण नहीं करते, उतना हार्ट पंप नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर बोलते हैं। और ये कंडीशन अगर कंटिन्यू रही, बहुत सालों तक रही, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई बहुत दिनों तक, सालों तक कम होते रहा, तो हमारे हार्ट के मसल डैमेज होता है, जिसको हम एक्यूट हार्ट अटैक की तरफ, हार्ट फेलियर की तरफ डेवलप हो रहा है, ऐसा बोल सकते। मतलब फेलियर का ऐसा हुआ कि वो ब्लड जितना पंप होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहा है हार्ट, उसको हम हार्ट फेलियर सिचुएशन बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट ये इमरजेंसी सिचुएशन है, जिसके अंदर हमारा हार्ट काम करना ही बंद कर देता है। उसके कारण अगर उसको वक्त पे अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसमें इमरजेंसी या फिर डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। तीनों ये अलग अलग सिचुएशन है, और जिसमें से हार्ट फेलियर ये क्रॉनिक कंडीशन है, जिसमें इमरजेंसी आने को थोड़ा सा वक्त रहता है, या उसको अपन ने अर्ली टाइम पे ट्रीट कर लिया तो उसमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। जी,
सर ब्लॉकेज की बात करें हम, ब्लॉकेज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर ये डेवलप होता है ब्लॉकेजेस, तो कोई साइंस या सिम्टम्स नहीं होते हैं, मतलब कोई लक्षण, बाहरी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, नंबर 1। और उसके कारण क्या हो रहा है, एट द मोस्ट कभी कभी हो सकता है ब्रेथलेसनेस हो जाए, दम घुटना, या फिर बाद में चेस्ट पेन होना, ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सही बताया आपने कि ब्लॉकेजेस के रुग्णों को 70% ब्लॉकेजेस निर्मित हुए तक उसको सिम्टम ही नहीं होते। रिसर्च ये कहता है कि 70% तक ब्लॉकेज होने के बाद में ही सिम्टम अपीयर होते हैं। इसलिए बहुत सारे पेशेंट को सिम्टम नहीं होते। उसके बावजूद कुछ कुछ रुग्ण में हम देखते हैं कि 80%, 90%, कुछ कुछ तो 100% तक के रुग्णों को भी पता नहीं चलता रहता है, यानी उनको सिम्टम, लक्षण नहीं दिखाई देते कि उनको कुछ तो भी हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्लॉकेजेस है। बहुत हद तक जो उम्र के हिसाब से या फिर और कुछ कारण से उनका हार्ट अगर कमज़ोर है तो ही उनको चलते में सांस फूलना, चढ़ते समय सांस फूलना, छाती में दर्द महसूस होना, पैरों में सूजन आना, छाती में धड़धड़ होना, छाती में जलन होना, ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। मगर ये सभी लक्षण हमारे हार्ट की मसल्स जो है वो कमज़ोर होने के लक्षण हैं। ये लक्षण ब्लॉकेजेस के नहीं है। ये लक्षण हमारे हार्ट को जो ब्लड पंप करना है, हमारे हार्ट को जो खून पंप करना है पूरे बॉडी में भेजने के लिए और पूरे बॉडी से खून वापस खींचने के लिए, ये जो क्षमता है हार्ट की कम होने का लक्षण है। हमारे हार्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है, तो हमारा हार्ट खून को पंप करके पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को खून भेजता है और पूरे बॉडी का खून जिसमें हमारे शरीर को उसको यूज किए बाद में उसको हम अशुद्ध ब्लड बोलते हैं, अशुद्ध खून बोलते हैं, वो वापस खींचना, ये हार्ट का जॉब प्रोफाइल है। यह अगर हमारा हार्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, पैर के तरफ का, बाकी शरीर की तरफ का खून नहीं खींच पाता है, तब हमारे शरीर में ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं जिसको हम चढ़ते समय सांस फूलना या फिर छाती में दर्द होना, ऐसे लक्षण बोलते हैं, क्योंकि हार्ट को चाहिए उतना खून का बहाव नहीं हो पाता, इसलिए कुछ लक्षण अपीयर होते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर ब्लॉकेजेस का रुग्ण है, जिसे ब्लॉकेजेस कोई टेस्ट में मालूम पड़ गए हैं, या फिर चलते समय, चढ़ते समय सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, पैरों में सूजन है, छाती में धड़कनें बढ़ रही है, घबराहट सी महसूस हो रही है, छाती में जलन हो गई, जिसको हम बहुत बार एसिडिटी बोल के उसको नजर न करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। इन सभी कंडीशन में हमको कुछ जांचें करना चाहिए जिससे हमको पता लगे कि ये ब्लॉकेजेस या फिर ये जो सिम्टम है हार्ट को तकलीफ दे रहे या नहीं है, या फिर ये सिम्टम हमारे हृदय रोग से निगड़ित है या नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो है स्ट्रेस टेस्ट, जिसको हम हमारी भाषा में TMT बोलते हैं, जिसके लिए रुग्ण को हम TMT के बेल्ट पे 15 मिनट के लिए चलाते हैं। उस दरमियान पेशेंट का कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, उसका हार्ट रेट मॉनिटर किया जाता है, उसका ECG कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, और उसको अगर चलते समय, पट्टे पे चलते समय कुछ तकलीफ महसूस हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, उस पर चलते समय सांस फूल रही है, तो उस पर भी ध्यान रखा जाता है, उस पर भी मॉनिटर किया जाता है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को हार्ट से कुछ संबंधित कुछ बीमारी है, हार्ट की कार्यक्षमता जिसको हम यूटोमास बोलते हैं वो नॉर्मल है या कम हो गई है। उससे हम उसको होने वाले है उस आजार का पता लग सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्ट्रेस टेस्ट यानी TMT सबसे महत्वपूर्ण तपासनी है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ब्लॉकेज के सिम्टम नहीं है या फिर कुछ छोटे मोटे सिम्टम है, जैसे सांस फूलना, छाती में दर्द होना, पैरों में सूजन आना, छाती में धड़कनें बढ़ना। तो इसके लिए स्ट्रेस टेस्ट करना ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, जांच है, जिससे हम हमारे बीमारी का पता लगा सकते हैं। जी, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने सही समय पर सही डायग्नोसिस किया और सही डायग्नोसिस के कारण सही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो पेशेंट को ज़्यादा चांसेस है सर्वाइव करने के, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू ईयर में माधवबाग ने एक स्पेशल ऑफ़र लेके आया आप दर्शकों के लिए, और वो ये है कि कुछ जाँचें जो पहले 650 रुपये में होती थी, इंपॉर्टेंट जाँचें, और डॉक्टर सलाह भी दी जाती थी, वो अब आपको 650 भरने की ज़रूरत नहीं, केवल 299 रुपये में ये सारे टेस्ट आप करवा सकते हो, जैसे कि ECG है, BMI है, और रैंडम ब्लड शुगर है या BP है, ये सारी चीज़ें, प्लस डॉक्टर्स का एडवाइस, फ्री में एडवाइस मिलेगा। ये सब इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। नंबर है
02248930 अवश्य इसका लाभ उठाएं। सर, इससे एक और पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट याद है, वो है कि डायबिटिक पेशेंट्स के, ओबेस पेशेंट्स जो रहते हैं, बीपी जिनका है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, या डायबिटीज़ जैसे, इन पेशेंट्स को हार्ट में ब्लॉकेज होने की चांसेस ज़्यादा अधिक है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि ब्लॉकेजेस जो एक दिन में नहीं जमता, ओवरनाइट नहीं जमता, कई साल लग जाते हैं। तो किस स्टेज पे हम समझे कि यहाँ से अब ब्लॉकेज शुरू हो रहा है, यानी वो एक इंडिकेशन मिले तो उस हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं लाइफ? बिल्कुल, ब्लॉकेजेस की निर्मित होना या हार्ट डिसीज़ की शुरुआत होना, ये कुछ लक्षण हमारे को दिखते हैं या नहीं दिखते, दोनों चीज़ है। लेकिन ये चीज़ के लिए, हृदय रोग होने के लिए जो कारणीभूत आजार है, कारणीभूत डिसीज़ है, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने नाम लिया डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें जो है हमारे शरीर, हमको अगर है तो ये हमारे शरीर में ऑलरेडी हमने वो बीमारी का मूल पाल रखा है, यानी रॉ मटेरियल हमारे बॉडी में ऑलरेडी रेडी है। अभी ये रॉ मटेरियल है तो उसका फिनिश प्रोडक्ट तो बनने ही वाला है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, जैसे हमने मधुमेह बोले तो मधुमेह में हमारा खून कुछ हद तक गाढ़ा और स्टिकी हो जाता है, विस्कस हो जाता है, जिसके कारण खून के नली में बहाव होने में कुछ तकलीफ महसूस होती है। खून के नली में उससे जो इंटरनल लेयर जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो एंडोथेलियम डैमेज होना शुरू होती है। अब एक बार खून की नली की अंदर की लेयर खुरदरा हो गई या डैमेज हो गई तो उसमें ब्लॉकेजेस, जैसे जिसको अपन चर्बी का थब्बा बोलते हैं, चर्बी जमा होना शुरू होती है और उसमें धीरे धीरे ब्लॉकेजेस की निर्मित शुरू होती है। उसी प्रकार वही कंडीशन ब्लड प्रेशर में, उसी प्रकार की सिचुएशन ओबेस पेशेंट में भी होती है। कोलेस्ट्रॉल में भी इसी प्रकार की सेम सिचुएशन होती है। हमारे शरीर में अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के जो घटक होते हैं उसमें का एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है जो इन ब्लॉकेजेस के लिए मेन कारणीभूत है। एलडीएल क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी हमने एक्स्ट्रा कैलोरी में खाना खाया है जिसके कारण एक्स्ट्रा चर्बी जमा हुई है, वो चर्बी ला के खून के नली में ला के जमा करता है। ये सब सिचुएशन में हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस की निर्मित शुरू होती है। अभी इन सब सिचुएशन को हमको अगर शुरुआत में पता होना चाहिए, ऐसा हम अगर सोचते हैं तो सबसे पहले रेगुलर ब्लड टेस्ट करना है हमको, वो है लिपिड प्रोफाइल। हमने रेगुलर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना है जिसके अंदर हमारा किस उम्र से? एक्चुअली इसकी उम्र के बारे में शुरुआत में बताया कि हम अभी ब्लॉकेजेस 18 साल से आगे में लोगों में होना शुरू है, मगर हम अभी के स्टेज में जो है वो 30 साल के उम्र के ऊपर के जो भी है, हर एक व्यक्ति ने 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर लेना ज़रूरी है, ये हमारा मानना है। उसमें अगर एलडीएल की लेवल बढ़ी है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ी है, तो हमारे को उससे कुछ संकेत मिलते हैं कि जिसके कारण हमको अंदर से कुछ ना कुछ तो भी ब्लॉकेजेस की निर्मित शुरू हो गई है। दूसरी टेस्ट ये है जिसके अंदर हमने स्ट्रेस टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट के तरफ का खून का बहाव कुछ कम तो नहीं हो रहा है, उससे भी हमको कुछ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी सबसे मेन टेस्ट है वो है सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी में कोई भी प्रकार का इन्वेजिव थेरेपी नहीं है, उसको हम ऊपरी लेवल पे ही टेस्ट कर सकते हैं, जिसके हमको खून के नली के अंदर हमारे ब्लॉकेजेस निर्मित हुई या नहीं है ये हम पता लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हार्ट डिसीज़ के जो मेन रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़, मोटापा, उच्च रक्तदाब और कोलेस्ट्रॉल, ये अगर किसी व्यक्ति को है तो उन्होंने ये सब टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे हम अर्ली स्टेज पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस की निर्मित हो रही है या नहीं है। जी सर, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जिसको ब्लॉकेज है उसके मन में एक डर रहता है कि मेरे को बाईपास कराना हो सकता है या फिर बाद में एंजियोप्लास्टी कराना पड़ सकता है। क्या ऐसे कोई नॉन इन्वेजिव टेक्निक नहीं है जिससे ये ऑपरेशन को टाल सके? नंबर 1। नंबर 2, माधवा के पास ऐसी कोई मेथड्स है या प्रोसीजर है जिससे कि बिना ऑपरेशन के, यानी बिना शल्य क्रिया की, वो अपने हार्ट के प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है? बिल्कुल, आपने जो बताया कि एकदम सही है कि जैसे ही ब्लॉकेजेस का पता चलता है वैसे ही पेशेंट के, उस मरीज के दिमाग में एक डर सा होता है कि अब मुझे एंजियोप्लास्टी बाईपास करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, उनको भी रहता है और उनके फैमिली को भी आ जाता है। अभी एक ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे भी ये सब सिचुएशन डेवलप होती है ब्लॉकेजेस, जिसके लिए जो अवेलेबल
उपलब्ध अभी ऑपरेशन प्रोसीजर है जैसे एंजियोप्लास्टी बाईपास, रिसर्च ये कहता है कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद या फिर एखादा रुग्ण ने एंजियोप्लास्टी नहीं करा, सिर्फ मेडिसिन पे है, इससे उस रुग्ण को भविष्य में आने वाले हार्ट अटैक में कुछ भी प्रकार की कमतरता नहीं होती, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ऐसा रिसर्च करता है। ऐसे बहुत सारी रिसर्च है जिसमें करेज ट्रायल, एस्ट्रायल ट्रायल्स का नाम ले सकते हैं। उसमें ये क्लियर किया गया है कि एंजियोप्लास्टी से हम भविष्य में आने वाले रिस्क को टाल नहीं सकते। इसके लिए अल्टरनेटिव के तौर पे माधव बाग की जो एसएचएस थेरेपी, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा है, उसके अंदर स्पेशलाइज हम इस्चीमिया रिहर्सल प्रोग्राम जो ट्रीटमेंट करते हैं, उस थेरेपी से हमारे शरीर का जो खून का बहाव हार्ट की तरफ जाना कम हो चुका था, उसको हम मुकला कर सकते हैं। हमारे खून की नली की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो ब्लॉकेज कारण कम हो चुकी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा हार्ट की तरफ का ब्लड सप्लाई बढ़ सकता है और हमको एंजियोप्लास्टी बाईपास जैसी कोई भी चिकित्सा की, कोई भी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी इस चिकित्सा के अंदर हम क्या करते हैं, एसएचएस चिकित्सा में हम स्पेसिफिक मेडिसिन से मसाज करते हैं, पूरे बॉडी की मसाज होती है और शरीर में हमारे कोरोनरी में जो भी खून का बहाव कहीं तो भी रुका है, उसको हम हार्ट की तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे हार्ट की तरफ जो खून का बहाव कम हो चुका था वो नॉर्मल होना शुरू होता है, वो बढ़ना शुरू होता है। दूसरा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हमारी खून की नली की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लवचिकता बढ़ जाती है, जिससे खून का बहाव बढ़ाने में, खून का बहाव हार्ट तक पहुंचाने में और हार्ट से शरीर को पहुंचाने में मदद होती है, वृद्धि हो जाती है। सेकंड प्रोसेस हम करते हैं वो है जिसको हम बोलते हैं कि अपन उसको पेशेंट को स्टीम दे रहे हैं, जिसको हम स्वेदन बोलते हैं हमारी भाषा में। स्वेदन से क्या होता है कि हमने स्नेहन में, मसाज में शरीर के जो भी वेस्टेज रिलैक्स की है, मोकले की है, उसको हम शरीर के बाहर फेंकते हैं। उसके कारण हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जमा वाला पानी, नमक और टॉक्सिन शरीर के बाहर फेंकते हैं, जिससे हमारा खून कुछ हद तक पतला हो जाता है, सर्कुलेशन मोकला होता है और हमारी खून की नली फ्लेक्सिबल होती है। तीसरी सिचुएशन है इसमें, जिसको हम बोलते हैं हृदय धारा। हार्ट के जगह पे हम कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की धार छोड़ते हैं, जिससे हार्ट की जो मसल्स है, वो मसल की ताकत बढ़ती है, वो हार्ट का जो कार्यक्षमता कम हो चुकी थी, VO2 max कम हो चुका था, हार्ट का पंपिंग कम हो चुका था, वो पंपिंग फोर्स बढ़ाने में मदद करता है हृदय धारा। चौथी प्रोसेस है हम जिसको बस्ती बोलते हैं, अपनी भाषा में एनीमा बोलते हैं। तो एनीमा के थ्रू, बस्ती के थ्रू ऐसे कुछ हम रिसर्च बेस्ड मेडिसिन देते हैं, जिससे हार्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने में, ब्लॉकेज के कारण जो खून की नली डैमेज हो चुकी है उसको हीलिंग प्रोसेस करने में वो बस्ती की मेडिसिन मदद करती है। इस 4 प्रकार की प्रोसेस से हमारा खून का हार्ट की तरफ का बहाव हमारा बढ़ाने में मदद करता है, जिसके लिए हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने का प्लान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एंजियोप्लास्टी बाईपास न करते हुए भी, कोई भी प्रकार की सर्जिकल प्रोसेस न करते हुए भी हम हार्ट के तरफ का खून का बहाव बढ़ा सकते हैं। हार्ट को जितनी ज़रूरत है उतना खून का बहाव बढ़ाने में हमारी माधव बाग की एसएचएस थेरेपी मदद करती है। इसके साथ में जो ब्लॉकेजेस तैयार हुए हैं, वो ब्लॉकेजेस यूज़ करने के लिए जो ब्लॉकेज का मटेरियल है बॉडी में जमा हुआ है, जो हमारे गलत आहार के कारण, अनियमित आहार के कारण जमा हुआ है, व्यायाम न करने जमा हुआ है, उसको यूज़ करने के लिए हम स्पेशलाइज रिवर्स डाइट बॉक्स भी प्रमोट करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जो अनावश्यक चर्बी जमा हुई उसको हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है और हमारे वो ब्लॉकेज रिवर्स हो सकते हैं। हमने जो ये डाइट बॉक्स बनाया, रिवर्स डाइट बॉक्स, ये स्पेशलाइज 1000 किलो कैलोरी का डाइट बॉक्स है और हाई ओरैक वैल्यू का है, जिससे हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट काम होता है। खून की नली जो डैमेज हो चुकी है वो उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए, वो अच्छी करने के लिए ये डाइट बॉक्स मदद करता है। तीसरी चीज़ हम इसमें देते हैं वो स्पेशलाइज एक्सरसाइज। जो पेशेंट जिस आज़ार से ग्रस्त है, जिस तकलीफ़ से ग्रस्त है, उसको एसोसिएटेड जो बीमारियां है, उसके आधार पे उसको स्पेशलाइज हम एक्सरसाइज देते हैं, जिसके लिए हम स्पेशलाइज MIB पल्स ऐप पेशेंट को देते हैं। उससे हम पेशेंट को एक्सरसाइज की सर्विस भी देते हैं।
मतलब SHS ट्रीटमेंट जो आपने बताया अभी, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये एक नॉन इन्वेसिव मेथड है। Yes. और ऑपरेशन किए बिना अपने ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लैंसेट नाम का एक जर्नल है, उसके अलावा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी और करीब 100-150 रिसर्च पेपर्स ने माधोबा के इस SHS मेथड को उन्होंने अपना रिकॉग्निशन दिया, मान्यता दिया, अप्रूव किया और इससे कई सारे फ़ायदे भी हो रहे और लोग इसका आनंद भी ले रहे। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो, आपको केवल एक मिस्ड कॉल करनी है 022489300202 पर। माधोबा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होंगे और आपके प्रॉब्लम्स को समझकर उस हिसाब से डायग्नोस करते हुए ट्रीटमेंट देंगे। सर, जो SHS के यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के बारे में जो सर बता रहे थे, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सर, साथ साथ में ये भी देखा गया कि अगर इन प्रोसेस को फॉलो करते समय उसमें पंचकर्मा और भी कुछ प्रोसीजर्स है आपके, उनको शामिल जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसको भी इंक्लूड किया तो ओवरऑल इफेक्ट होता है कि SHS का ये फ़ायदा पेशेंट को पहुंचता है। बिल्कुल नंबर बिल्कुल। 1। नंबर 2, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि माधोबाग ने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम है MIB पल्स। MIB पल्स एक ऐसे यूज़फुल ऐप है जिससे कि आप उसमें कई सारे 450 से अधिक डॉक्टरों की एडवाइस उसमें रिकॉर्डेड है जो आप सुन सकते हैं समय समय पर, और हज़ारों वीडियो है जिसमें एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जो सर बता रहे थे अभी, और भी कई सारे की टेक्निकल एडवाइस, साइंटिफिक एडवाइस है, डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, और ये सब इजीली अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये आप माधोबाग के डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहोगे, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है। ये प्ले स्टोर में अगर आप जाओगे तो उसमें डाउनलोड करके इसको अपने साथ रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि एक और पेशेंट है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो सुन ले। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम RK मौर्य है। इधर ही मेरे को सीने में ऐसा होता था कि मैं अब गिर जाऊंगा, तो मेरे को चलने को नहीं हो रहा था। तो मैं उस समय स्ट्रेस मशीन पर जाके चेक कराया, लेकिन 3 मिनट में चल नहीं पाया। यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया गया, आया, मैं तो बहुत डर गया था उस समय। धीरे धीरे ट्रीटमेंट, मेरा मसाज, पंचकर्मा भी चालू हो गया, सब कुछ हो गया, तो धीरे धीरे एक बढ़ने लगा मेरा। 5-6 महीना होते होते मैं 12 मिनट 13 मिनट तक चलने लगा, और डायबिटीज़ भी ट्रीटमेंट से एकदम नॉर्मल हो गया। माधव का मैं अपने हृदय से आभारी हूँ, और मैं सबको बताता हूँ कि जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको भी हार्ट का और डायबिटीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, आप माधोबाग में जाइए। यहाँ पर हमारे आए हैं पेशेंट, मेरे कहने से कई पेशेंट आए हैं और उनको भी फ़ायदा हुआ है। मैं तो एकदम फिट हूँ और फर्स्ट क्लास हूँ। मैं बोला ना, आज मैं 50-55 के एज में भ्रमण करता हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, इतना फिट हूँ। इसलिए मैं माधोबाग को तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे कर्मचारी वर्ग के, पूरे माधोबाग के सभी कर्मचारीगण को मेरे तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सर, और वो भी मानवता के आधार पर ये बात कर रहा हूँ मैं, कि कई बार क्या होता है, पेशेंट्स बाईपास या एंजियोप्लास्टी करा लेते और आके कंप्लेंट करते हैं कि हज़ारों रुपए खर्च हो गए, लाखों रुपए खर्च हो गए, दवा के ऊपर खर्च हो गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला, फिर से मेरे को वो प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। तो माधोबाग, और उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो, एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, कि वो इसको अफोर्ड कर सके। तो क्या माधोबाग ऐसे इंसानों के लिए कुछ कर सकता है, या आपके पास कुछ ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्कीम्स? बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत बार हम देखते हैं, ये तो हमारे पास आजकल रेगुलर हो चुका है, कि जो रुग्ण एंजियोप्लास्टी बाईपास करके आते हैं या फिर नहीं भी करके आते, तो बहुत बार रुग्णों के पास चिकित्सा करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि फैमिली का भी इतना सारा लोड रहता है, बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, बाकी की कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन में खर्चा करना या फिर उसकी ज़रूरत पूरी करना डिफ़िकल्ट होता है। इस कंडीशन में माधोबाग के पास जो ट्रीटमेंट का खर्चा है, वो खर्चे के लिए कुछ हमारे पास EMI फैसिलिटी है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने की EMI पे भी हम पेशेंट से ट्रीटमेंट का खर्चा उसमें देने के लिए बोल सकते हैं। दूसरी सबसे महत्व की बात है कि हम जो ट्रीटमेंट के लिए कुछ खर्चा जिसको बोल रहे हैं, या ट्रीटमेंट के लिए जिसको हम फीस बोलेंगे, वो फीस हमारी उन तुलना में बहुत कम है। माधोबाग की फ़ीस
एंजियोप्लास्टी, बाईपास और बाकी जो भी इन्वेजिव थेरेपी है उस तुलना में बहुत कम है और उसके बेनिफिट कई ज़्यादा है। एंजियोप्लास्टी, बाईपास से सिर्फ टाइमिंग ब्लड सप्लाई रिलैक्स किया जाता है, टाइमिंग ब्लड सप्लाई पूरा होता है, लेकिन माधवबाग के एचएस थेरेपी से जो ब्लड सप्लाई पूरा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। पेशेंट की सार्वधायिक थेरेपी होती है। हम सिर्फ ब्लॉकेज थेरेपी नहीं करते और ब्लॉकेजेस के रुग्ण की थेरेपी करते, जिससे वो रुग्ण हमारे अपनी डिसीज से तो फ्री होता ही है, भविष्य की तकलीफों से भी फ्री हो सकता है, जिससे उसका खुद का बीमारी का डर, फैमिली का स्ट्रेस लेवल, दवाइयों का खर्चा, इससे भी वो बाहर निकल सकता है। एक छोटे से शब्द में कहे जाए तो उसको लाइफ टाइम का जो खर्चा है वो खर्चा भी कम कराने में माधवबाग की इस थेरेपी से फ़ायदा होता है, जो बाकी थेरेपी से नहीं होता है। इसमें और एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि हम जिसको बोलते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है या क्लास 3, क्लास 4 की फैमिली है जो अच्छा खर्चा नहीं कर सकती, लेकिन हमने जानना चाहिए कि हम जो इस ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करते हैं वो खर्चा हमारा भविष्य का एक प्रकार का इंश्योरेंस के जैसा है। इंश्योरेंस हमको जिंदगी के साथ में जिंदगी बाद भी मिलता है, लेकिन माधवबाग की थेरेपी का जो बेनिफिट है जिंदगी रहते हुए मिलता है, और वो उसका जो बेनिफिट है हम जिंदगी ले सकते, दवाइयों का खर्चा, बार बार डॉक्टर की तरफ चक्कर मारने का खर्चा कम करके। बहुत बार हम देखते हैं कि घर का कोई कमाता व्यक्ति को कुछ बड़ी इमरजेंसी रहती, कुछ उनको अपंगत्व हो जाता है या फिर वो काम नहीं कर सकता या कभी कभी मृत्यु होती। इस वक्त पे जो फैमिली पे बर्डन जो ये आता है, उसका आर्थिक संकट आता है, आर्थिक बोलो उसका फैमिली का टेंशन जो आता है वो इस अमाउंट से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो चिकित्साएं है, ये चिकित्साएं हम बहुत रिजनेबल दर पे दे रहे हैं, उसके साथ में हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, बहुत सारी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, और जो सही में जो इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर है उनके लिए हमारे 2 हॉस्पिटल जो है खोपोली और कोंडाली में हम फ्री ट्रीटमेंट भी कराते हैं। ये भी फैसिलिटी माधवबाग देता है। मतलब ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप काम कर रहे हैं। से भी वो भी हम ऑफर करते हैं उन जिसको सही में ज़रूरत है। लेकिन आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है उसका अपन आकलन किए कंपेयर करो तो बहुत कम है, लेकिन उसके बेनिफिट हमको ज़िंदगी भर मिल सकते हैं। हमारा दवाइयों का, डॉक्टर के चक्कर मारने का खर्चा, बार बार टेस्ट का खर्चा, हम बहुत सारा इम्पोर्टेंटली क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती। जी, तो सर जैसे बता रहे थे कि माधवबाग न केवल आपके हेल्थ का ख्याल रखता है बल्कि साथ साथ में आपके पॉकेट का भी ख्याल रखता है, और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ इनका टाई अप है, जिस वजह से इजी मनी, फ्लेक्सिबल मनी पेमेंट सिस्टम या EMI जैसे सिस्टम से ये आपकी मदद ज़रूर करते हैं। माधवबाग के कई सारे क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, हरियाणा, UP, MP, महाराष्ट्र जैसे 8 राज्यों, JNK में भी आपका शायद क्लिनिक फ्रेंचाइजीज है यहाँ पर। अलावा इसके जैसे इस साल माधवबाग ने जो शुरू किया है कि 299 रुपये में कुछ डॉक्टर्स एडवाइस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी करा लेते हैं, और ये टेस्ट का पहले 650 रुपीज़ खर्चा आता था, अभी सिर्फ 299 में एक स्पेशल ऑफ़र है इन दर्शकों को। प्लस अगर आपको कुछ डॉक्टर से स्पेशल गाइडेंस लेनी है तो नंबर है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 022489300202 पर ज़रूर संपर्क करें और ट्राई टू लिव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।